आज हम एक्सरसाइज 9.7 स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की। लेकिन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की बात करने से पहले मैं बात करने लगा हूँ एंगल बिटवीन कर्व्स की। कर्व्स के दरमियान एंगल कैसे मेजर किया जाता है, किस एंगल को कर्व्स के दरमियान एंगल कहते हैं, क्योंकि कर्व्स तो बेसिकली थोड़ी सी बेंड होती हैं, जबकि एंगल हमने डिफाइन किया था रेज के दरमियान, स्ट्रेट लाइंस के दरमियान। तो एंगल कर्व्स के दरमियान क्या होता है, अगर फर्ज करें y = fx, आपके पास ये एक कर्व है ग्रीन कलर की, y = gx एक दूसरी कर्व है। ये दोनों कर्व्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और इस पॉइंट पर हम इनके दरमियान डिफाइन करने लगे हैं एंगल। हम दोनों कर्व्स की लेंगे टेंजेंट लाइंस। ये एक कर्व की टेंजेंट लाइन ली, ग्रीन वाली कर्व की, ये दूसरी कर्व की टेंजेंट लाइन ली, और टेंजेंट लाइंस के दरमियान जो एंगल होगा उसी को हम एंगल बिटवीन कर्व्स कहेंगे। तो एंगल बिटवीन कर्व्स बेसिकली क्या है, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट लाइंस है। तो कर्व्स के दरमियान एंगल बेसिकली उनकी टेंजेंट लाइंस के दरमियान एंगल है। लाइंस के दरमियान एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर फर्ज करें आपके पास ये एक लाइन हो, ये एक दूसरी लाइन हो, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो और हमें इनके दरमियान बनने वाला एंगल थीटा कैलकुलेट करना हो। हम ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें इन दोनों की स्लोप्स मालूम हो। एक लाइन की स्लोप अगर m1 है, दूसरी लाइन की स्लोप अगर m2 है, तो इनके बिटवीन एंगल थीटा का जो टेंजेंट है वो इक्वल होता है m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। अब इस वक्त हम निकालना चाहते हैं एंगल कर्व्स के दरमियान, और कर्व्स के दरमियान एंगल हमने कहा है बेसिकली उनकी टेंजेंट लाइंस में एंगल है। अगर हमें इन टेंजेंट लाइंस की स्लोप मिल जाए तो स्लोप की मदद से हम एंगल मालूम कर सकते हैं। स्लोप कैसे मिलती है, किसी भी कर्व की टेंजेंट लाइन की स्लोप कैसे मिलती है? टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन के मुताबिक स्लोप बेसिकली उसका डेरिवेटिव होती है। अगर मुझे इस कर्व y = fx वाली टेंजेंट लाइन की स्लोप चाहिए तो मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा f'(x). f'(x) क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। f'(x) या dy/dx हम इसको कह सकते हैं। और जो दूसरी कर्व है, इस कर्व के लिए अगर हम g'(x) फाइंड आउट करें, या कह लें इस कर्व के लिए dy/dx मालूम करें, तो वो भी क्या होगी, वो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होगी। और हमें चाहिए बेसिकली दोनों कर्व्स के दरमियान एंगल, यानी दोनों टेंजेंट लाइंस के दरमियान एंगल। अब हमारे पास स्लोप मौजूद है, हम इस फार्मूले से एंगल निकाल सकते हैं। अगर एक को हम m1 कह लें और दूसरी को हम m2 कह लें, तो इस फार्मूले से हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे आज जनरली एंगल की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक स्पेशल एंगल की ज़रूरत है। वो स्पेशल एंगल क्या है, वो मुझे 90 के एंगल की ज़रूरत है। कर्व्स ऑर्थोगोनली कब इंटरसेक्ट करेंगी, किसकी ज़रूरत है कि कर्व्स कब इंटरसेक्ट करेंगी, ऑर्थोगोनली कब इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब है कि उनके दरमियान इंटरसेक्शन के टाइम पर एंगल 90 डिग्री का बने, यानी वो दोनों परपेंडिकुलर हों। तो दो कर्व्स कब परपेंडिकुलर होंगी, बेसिकली कर्व्स परपेंडिकुलर होंगी जब उनकी टेंजेंट लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। और टेंजेंट लाइंस परपेंडिकुलर होंगी कब, कोई आसान तरीका, कोई आसान इक्वेशन। वैसे तो यहाँ से एंगल निकाला जा सकता है, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि दो लाइंस के दरमियान एंगल 90 का होता है अगर उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, -1 के इक्वल आ जाए। यानी दोनों कर्व्स के जो डेरिवेटिव्स हैं, अगर उन डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, -1 के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब होगा कर्व्स के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। कर्व्स कैसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमने देख लिया इस वक्त ये कि कर्व्स के दरमियान एंगल क्या होता है और कर्व्स के दरमियान एंगल 90 का कब होता है।
कब कर्व्स आपस में जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती हैं, एंगल 90 का होता है। जब उनके डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट इसके इक्वल आ जाए, -1 के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है उन कर्व्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, या ये कहना चाहिए कि वो कर्व्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही हैं। अभी भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज डिस्कस करने से पहले मैं एक बात और डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो है फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होती हैं। इक्वेशन लिखते हैं y² = x। किसकी इक्वेशन है? याद है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। और अगर मैं इक्वेशन लिखूं y² = 4ax, ये किसकी इक्वेशन है? ये भी पैराबोला की ही इक्वेशन है। क्या फर्क है दोनों इक्वेशंस में? दोनों इक्वेशंस में फर्क ये है कि इसमें एक ऐसा कांस्टेंट है जो कोई फिक्स नंबर नहीं है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं ये कांस्टेंट तो है लेकिन ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट है लेकिन इसकी जगह कोई नंबर लिखा जा सकता है, इसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहेंगे, या हम इसके लिए एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि हम इसको पैरामीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? पैरामीटर। अब अगर मैं इसमें इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इस पैरामीटर की वैल्यू चेंज करता चला जाऊं तो क्या होगा? क्या मेरे पास एक कर्व बनेगी? y² = x से तो मेरे पास एक कर्व बन रही थी, लेकिन a की डिफरेंट वैल्यू से मेरे पास डिफरेंट कर्व्स बनेगी। अगर मैं a की वैल्यू 1/4 लूँगा तो यही वाली कर्व बनेगी। a की वैल्यू 1/4 से a की वैल्यू चेंज कर दूंगा, बड़ी कर दूंगा, तो इस तरह का पैराबोला बन जाएगा। a की वैल्यू छोटी करता जाऊंगा, इस तरह के पैराबोलास बनते चले जाएंगे। बनेंगे पैराबोलास ही, लेकिन इन्फिनिट मैनी पैराबोलास बनेंगे। a की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इन्फिनिट पैराबोलास आएंगे। ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं ये फैमिली ऑफ कर्व्स है। क्या कहते हैं? फैमिली ऑफ कर्व्स कहते हैं। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं y² - 4ax = 0, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जनरली, f(x, y) एक फंक्शन है, एक रिलेशन है x, y की और a की = 0। हम कहेंगे ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, a जिसमें पैरामीटर है। लेकिन जब हम ज़्यादातर जनरली लिखते हैं तो हम f(x, y, c) लिखते हैं। हम कह सकते हैं f(x, y, c) = 0, ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स है जिसमें c क्या है? c इज़ ए पैरामीटर। इसको हम कहते हैं वन पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स है। इसमें एक पैरामीटर है और ये वन पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स है। अगर मुझे इस पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स की स्लोप चाहिए हो, ये जो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स है, मुझे इस कर्व के डिफरेंट, इस फैमिली में से हर कर्व की स्लोप की ज़रूरत है। तो कैसे मालूम करते हैं? डेरिवेटिव लेकर। लेकिन अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ और डेरिवेटिव लेने के बाद इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से c को एलिमिनेट कर लूँ, क्या कर लूँ? c को एलिमिनेट कर लूँ, तो मेरे पास उस सूरत में जो dy/dx की कोई इक्वेशन बनेगी उसको हम कहेंगे ये इस फैमिली के हर मेंबर की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर c ना एलिमिनेट करूं तो c की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट कर्व्स की स्लोप आती चली जाएगी। लेकिन अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में से, यानी गिवन इक्वेशन में से और डेरिवेटिव में से c को एलिमिनेट कर लूं, दूसरे अल्फाज में मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लूं। क्या बना लूं? डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फैमिली की मैं बना लूँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगी? स्लोप ऑफ कर्व को, या स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइंस ऑफ कर्व्स। कभी भी आपके पास एक पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन हो, आपको उस फैमिली में मौजूद कर्व्स की टेंजेंट लाइंस की स्लोप चाहिए हो, आप क्या करें? उसका डेरिवेटिव मालूम करें। डेरिवेटिव और गिवन इक्वेशन में से पैरामीटर को एलिमिनेट कर लें, तो आपके पास उस फैमिली ऑफ कर्व्स की जो टेंजेंट लाइंस बन रही हैं, उन टेंजेंट लाइंस की स्लोप आ जाएगी। अब इस सारी इंफॉर्मेशन के साथ हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की। किस तरह की कर्व्स को हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कहते हैं? बेसिकली हमारे पास दो फैमिलीज ऑफ कर्व्स हों,
तो हम उन दो फैमिलीज ऑफ कर्व्स को एक दूसरे की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कहते हैं। कब उनको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कहते हैं? फर्ज करें आपके पास एक फैमिली ऑफ कर्व्स है एफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0। ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स है जिसमें सी पैरामीटर है। एक और फैमिली ऑफ कर्व्स है जी एक्स वाई के इज इक्वल टू 0, इसमें के पैरामीटर है और ये भी एक फैमिली ऑफ कर्व्स है। अगर ये दोनों फैमिलीज ऑफ कर्व्स के जो मेंबर्स हैं जब इंटरसेक्ट करें और उनमें एंगल 90 का बने तो हम कहेंगे ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं। दोबारा बोल देता हूँ, अगर इन दोनों फैमिली ऑफ कर्व्स के डिफरेंट मेंबर्स जब भी इंटरसेक्ट करें उनमें एंगल कितना बने 90 डिग्री का, वो कैसे इंटरसेक्ट करें, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें, तो हम इन दोनों फैमिलीज़ को कहेंगे ये दोनों एक दूसरे की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं। इस बात को लिख लेते हैं। तो अगर दोनों फैमिलीज़ के जब भी मेंबर आपस में इंटरसेक्ट करें और ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें, उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो, तो हम कहेंगे ये दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक फैमिली ऑफ सर्कल्स है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, और एक फैमिली ऑफ लाइंस है वाई इज इक्वल टू एम एक्स। ये जो सर्कल्स हैं इन सारे सर्कल्स का सेंटर ओरिजिन है और ए पैरामीटर है जो रेडियस है, उसको चेंज करने से हमारे पास इस फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स बनते चले जाएंगे। और ये जो लाइंस हैं y इज इक्वल टू एम एक्स, इनमें m को डिफरेंट करने से हमारे पास डिफरेंट लाइंस आती चली जाएंगी जो हमेशा ओरिजिन में से पास कर रही हैं। ये फैमिली ऑफ लाइंस जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो मैंने ग्रीन कलर से ड्रा कर दी हैं, और फैमिली ऑफ सर्कल्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर को मैंने ब्लू कलर से ड्रा कर दिया है। इन दोनों फैमिलीज़ के मेंबर्स जब भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनमें एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर अगर इनकी दोनों की टेंजेंट लाइंस बनाकर एंगल निकालेंगे तो कितना बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं। ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं। बाज़ का क्वेश्चन जहन में ये पैदा होता है कि अगर हमें एक फैमिली दी हो और हमसे कहा जाए कि एक दूसरी फैमिली मालूम करें कर्व्स की कि वो दूसरी फैमिली गिवन फैमिली के ऑर्थोगोनल हो, यानी दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हों। हम किस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं? हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं कि हमें एक फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है और हमसे कहा यह जा रहा है कि एक दूसरी फैमिली मालूम करें कर्व्स की कि दोनों फैमिलीज आपस में ऑर्थोगोनल हों, दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हों। कैसे मालूम कर सकते हैं? अभी हमने कहा था कि अगर दो फैमिलीज हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही हैं और उनके दरमियान एंगल 90 का है तो उनके डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर हमें एक गिवन है एक फैमिली ऑफ कर्व्स एफ ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0 और हमने फाइंड करना ही है इसकी एक दूसरी फैमिली जो इसके साथ 90 का एंगल बना रही हो, जो इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हों, वो हमने फाइंड आउट करनी हो। तो हमें मालूम है कि दोनों फैमिलीज के लिए जो डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होगा। इसकी फाइंड आउट करें। डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम की है और वो dy/dx इज इक्वल टू सम फंक्शन g ऑफ x y i है।
ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इस फैमिली की टेंजेंट लाइंस की स्लोप है। हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी मदद से बना सकते हैं। कैसे कि इसके डेरिवेटिव और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। अगर इसके डेरिवेटिव और उसके डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है गिवन फैमिली के डेरिवेटिव को मैं dy/dx से लिख रहा हूं ब्लू कलर के, और रेड कलर से मैं लिख रहा हूं इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का। एक फैमिली हमें गिवन है, उसका dy/dx आप मालूम कर सकते हैं। गिवन फैमिली की मदद से एक दूसरी फैमिली का dy/dx मालूम करना चाहते हैं। इस वक्त हमें मालूम है कि अगर दो फैमिलीज ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट -1 होगा। गिवन फैमिली के डेरिवेटिव को मैंने dy/dx से लिख लिया है ब्लू कलर के, ऑर्थोगोनल फैमिली के dy/dx को मैंने रेड कलर से लिख लिया है, और dy/dx दोनों का जो है उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा -1 के। यहाँ से मैं ये रेड वाला dy/dx मालूम करना चाहता हूँ। कैसे मालूम हो सकता है, इसको उधर ले जाएं, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये जो रेड वाला dy/dx है ये इक्वल आ जाएगा -1 dy/dx ब्लू वाला। ये मेरे पास बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी, ऑर्थोगोनल फैमिली की। ये क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल फैमिली। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वो फैमिली ऑफ कर्व्स आ जाएगी जो गिवन फैमिली के साथ ऑर्थोगोनल होगी, यानी गिवन फैमिली की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज होगी। इसको सॉल्व कर लें और आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की या गिवन फैमिली के ऊपर ऑर्थोगोनल फैमिली की इक्वेशन मालूम हो जाएगी। तो फाइनली मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि अगर आपके पास एक फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है और एक दूसरी भी फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, हम इनको एक दूसरे के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कहते हैं अगर इनके मेंबर्स जब भी इंटरसेक्ट करें 90 के एंगल बने, ऑर्थोगोनल हों। उसकी एक हमने एग्जांपल देखी है। इस वक्त क्वेश्चन ये है कि अगर हमें एक फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन हो और हमने उसके ऊपर एक ऑर्थोगोनल फैमिली जो है वो मालूम करनी हो, यानी उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज मालूम करनी हो, तो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि दोनों के डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट -1 होगा। जो गिवन फैमिली है उसका dy/dx मालूम करें, ऐसे मालूम करें कि c एलिमिनेट हो जाए, यानी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम कर लें। गिवन फैमिली के dy/dx को मैंने ब्लू कलर से लिख लिया है। जो फैमिली मालूम करना चाहते हैं उसके dy/dx को मैंने रेड कलर से लिख लिया है। गिवन फैमिली का dy/dx मैं मालूम कर चुका हूँ। अगर मुझे ऑर्थोगोनल फैमिली का dy/dx मालूम हो जाए तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके मैं ऑर्थोगोनल फैमिली मालूम कर सकता हूँ। दोनों फैमिलीज का dy/dx का प्रोडक्ट -1 होगा। क्यों होगा, इसकी वजाहत मैं पहले कर चुका। मुझे रेड वाला dy/dx मालूम करना है। ये रेड वाला dy/dx जो है -1 ब्लू वाला dy/dx के इक्वल होगा। ये मेरे पास ऑर्थोगोनल फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। इस ऑर्थोगोनल फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूँगा। जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड सीखे हैं, तो मेरे पास ऑर्थोगोनल फैमिली निकल आएगी, यानी गिवन फैमिली के लिए एक ऐसी और फैमिली निकल आएगी कि जो फैमिली गिवन फैमिली की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हों कि दोनों फैमिलीज़ के मेंबर्स जब भी इंटरसेक्ट करें एंगल 90 का हो। इस मेथड को इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.7 का क्वेश्चन 1 करेंगे। क्वेश्चंस में डिमांड क्या की है उसने कहा है कि एक इक्वेशन मालूम करें जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हों गिवन इक्वेशन की। हमें एक इक्वेशन गिवन है, एक फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, हमने एक और फैमिली ऑफ कर्व्स मालूम करनी है जो गिवन फैमिली के ऑर्थोगोनल। उसके लिए मेथड मैंने अभी आपको बताया है। ये जो हमारे पास गिवन फैमिली है x² - y² = c, पहले इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करेंगे, उसके लिए इसका डेरिवेटिव लेंगे
और इस इक्वेशन और डेरिवेटिव में से c को एलिमिनेट करेंगे। ये मेथड हमने सीखा था एक्सरसाइज नंबर 9.1 में। डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x माइनस वाई स्क्वेयर का 2y और फिर y का dy बाई dx और राइट साइड पर c का 0। डेरिवेटिव ले लिया, दोनों इक्वेशंस में से c को एलिमिनेट करना था और हमारे लिए आसान काम हो गया, c ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। यहाँ से मैं dy बाई dx को निकाल लेता हूँ, dy बाई dx एक तरफ और बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ। उसके लिए 2y dy बाई dx को राइट साइड पर ले जाएं, राइट साइड पर जाकर प्लस का हो गया। अब 2y को इधर लाकर डिवाइड कर दें और 2 इसमें से कैंसिल हो गया। मेरे पास dy बाई dx इक्वल आ गया x ओवर y के। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई गिवन फैमिली की। ये जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है गिवन फैमिली की, इसकी मदद से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करूंगा जो इसके साथ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं। और उसके लिए मैंने तरीका बताया है कि उसका dy बाई dx जो है वो इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज करके। ये मैंने तरीका बताया है कि ऑर्थोगोनल फैमिली का जो dy बाई dx है वो -1 ओवर dy बाई dx ऑफ गिवन फैमिली, यानी गिवन फैमिली के dy बाई dx का रेसिप्रोकल लें और साथ में नेगेटिव साइन लगा लें तो dy बाई dx आ जाएगा ऑर्थोगोनल फैमिली का, यानी उस फैमिली का जो इस गिवन फैमिली के साथ ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही है, जो गिवन फैमिली की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिखने लगा हूँ। उसका dy बाई dx इक्वल होगा -1 ओवर ये वाला dy बाई dx, यानी -1 ओवर x ओवर y। ये मेरे पास dy बाई dx आ गया है ऑर्थोगोनल फैमिली का, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का। इस dy बाई dx यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है और मुझे मालूम करनी है एक इक्वेशन x और y में जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन होगी। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू -y ओवर x, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए आपने 9.2 से लेकर 9.6 तक डिफरेंट मेथड्स सीखे हैं। उनमें से सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल हो, x और y सेपरेट हो जाएं। अगर x और y सेपरेट हो जाएं, सेपरेबल हो जाए तो उसे सेपरेबल वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अदरवाइज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में तरतीब बताई थी कि किस तरतीब से बाकी मेथड्स को चेक करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या सेपरेबल है। बिल्कुल सेपरेबल है। dx को इधर ले आएँ, x को इधर रहने दें और y को उधर ले जाएं। सारे y इकट्ठे हो जाएंगे, सारे x इकट्ठे हो जाएंगे। सेपरेबल है, सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो y को इधर और dx को उधर ले जा रहा हूँ। 1 ओवर y dy इज इक्वल टू dx राइट साइड पर गया, -1 ओवर x dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दोनों साइड्स पर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं 1 ओवर y dy इज इक्वल टू -1 ओवर x dx का इंटीग्रल, और माइनस को मैंने इंटीग्रल से बाहर लिख लिया है। और कौन सा फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, जी याद कर लें, 1 ओवर x का इंटीग्रल जो है वो log x होता है। तो यहाँ पर 1 ओवर y का इंटीग्रल हमारे पास log y आ जाएगा, -1 ओवर x का log x आ जाएगा। और याद करें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना है, और चूंकि सारे आंसर्स लॉग में आ रहे हैं इसलिए वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी मैं लॉग की शेप में ले रहा हूँ। राइट साइड पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें। राइट साइड पे log c ओवर x हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है जी, log a ओवर b वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है कि log a ओवर b इक्वल होता है log a माइनस log b के। और एंटी लॉग लेने से दोनों साइड्स पे लॉग ख़त्म हो जाएगा। y इज इक्वल टू c ओवर x या x y इज इक्वल टू c। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन ऑर्थोगोनल फैमिलीज़ की, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की। ये जो गिवन फैमिली थी हमारे पास, ये फैमिली इस गिवन फैमिली के ऊपर ऑर्थोगोनल है
ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन अगर आप अपनी तसल्ली के लिए जानना चाहते हैं, ये कर्व्स हाइपरबोलाज हैं और ये वाली कर्व्स भी हाइपरबोलाज हैं, लेकिन ये दोनों हाइपरबोलाज ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस फैमिली का कोई भी हाइपरबोला ड्रा करें और इस फैमिली का कोई भी हाइपरबोला ड्रा करें, उनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। जब भी उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उनके दरमियान एंगल कैलकुलेट करते हैं तो वो 90 डिग्री आता है। ये दोनों फैमिलीज़ हाइपरबोलाज की फैमिलीज़ हैं और ये दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और ऑर्थोगोनल फैमिलीज़ फाइंड आउट करेंगे एक्सरसाइज 9.7 में से।